नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, जैसे आपको पता है कि पॉलिटी के 3 टेस्ट हम करा चुके हैं। टेस्ट 1 पार्ट ए और पार्ट बी पूरा हो चुका है पॉलिटी का। ये विजन IAS की हम टेस्ट सीरीज करा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। और टेस्ट 2 का 50 क्वेश्चन पहला पार्ट करा चुके हैं। इनके वीडियो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखे, आज इनके बचे हुए 50 क्वेश्चन के साथ पॉलिटी आपका समाप्त हो जाएगा। और काफ़ी इस पहल को आप लोग सराह रहे हैं, काफ़ी व्यूज वगैरह आ रहे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ जैसे कि वादा किया था आप लोगों से कि CSET का भी निःशुल्क जो है आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोग हमारी पहल को सराह रहे हैं। तो CSET में देखिए, आपको 33% पास होने के लिए चाहिए होता है। और हिंदी मीडियम के लिए ये मेनली हमारी पहल है। हिंदी मीडियम में क्या रहता है कि CSET में काफ़ी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और उनका भले ही GS1 अच्छा हो, लेकिन इस चक्कर में उनकी कॉपी चेक नहीं होती और वो प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाते हैं। CSET आपको अच्छे से कराया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी लो हैंगिंग फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट अर्थात जिनको थोड़ी सी मेहनत में हम ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ये सब आपको पता ही होगा कि जो कंप्रीहेंशन होते हैं, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है, लगभग 27 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 28 से 30 क्वेश्चन। और CSET क्वालिफाई करने के लिए आपको केवल 27 क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन तो सही होना थोड़ा कठिन काम होता है, 2-4 गलत हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी कि आप विद 100% एक्यूरेसी के साथ जितना भी कंप्रीहेंशन वाला पार्ट है, पैराग्राफ वाला पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हम आपके 20 से 21 क्वेश्चन सही करा दिए जाए। और इतने हम जो है इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, यहाँ पर कम से कम 8-10 पैराग्राफ आपको पढ़ाए जाएंगे। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है UPSC वो समझाया जाएगा, और कैसे आपको सोचना है, आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ में जो दिया है उसी का भाव समझना है, उससे पूर्व धारणा क्या है लेखक की वो समझनी है, निष्कर्ष क्या है, फ्यूचरिस्टिक क्या है, उसका आगे की राह, मतलब वो क्या बताना चाह रहा है। और उसका जो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, केंद्रीय बिंदु, ज़्यादातर तो केंद्रीय बिंदु पूछते हैं, देखा होगा आपने, तो वो बताएंगे। तो वो अभी इसके साथ साथ शुरू कर देंगे हम। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि उसकी शुरुआत की जाए जल्दी से जल्दी, तो बताइए, फिर हम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। नहीं तो कल या परसों से तो वैसे भी शुरू करने ही वाले हैं। तो आते हैं अपने अगले टेस्ट पर। टेस्ट नंबर 6311। आज 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन हम करेंगे। और आई होप कि आपको जो हम हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका है, जो हम बीच बीच में फनी ट्रिक बता रहे हैं, और जो व्याख्या एक्सप्लेनेशन जो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो बता रहे हैं आपको, वो समझ में आएगी। क्योंकि क्वेश्चन केवल हल नहीं करा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन में जो टॉपिक दिया हो जाता है वो पूरा ही टॉपिक लगभग हल हो जाता है इस प्रकार के डिस्कशन से। तो आप देखते रहिए वीडियो लेक्चर, और दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए कम से कम। चलते हैं, देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। ये सब डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में, 50 तक के क्वेश्चन। अभी 51वां क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन जिला न्यायाधीश वाला किया था कल, 50 तक। अब 51वां क्वेश्चन करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो देख लीजिए जाकर। ये रहा 51वां, देखिए। अच्छा, केंद्र राज्य संबंध आपको पता है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कुछ समितियाँ थी इसमें, सरकारी आयोग तो सबको पता ही रहता है, बाकी और भी नाम है वो भी बताएंगे अभी। उसके ऊपर कई क्वेश्चन इस बार हैं, और देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। 51वां क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन समितियों ने सिफारिश की थी। अर्थात इनका मतलब ये है कहने का कि कौन कौन सी समितियां जो है केंद्र राज्य संबंधों से के ऊपर बनाई गई थी। तो देखिए, खुसरो समिति, इसको छोड़ते हैं, भी आगे देखते हैं। राजमन्नार समिति पता ही है आपको, बड़ी फेमस थी। पंछी आयोग तो पता ही है, और सरकारी कमीशन भी। अब ये नहीं थी, खुसरो समिति नहीं थी। ये किससे संबंधित थी, ये एग्रीकल्चर से संबंधित थी। इसमें क्या था, ग्रामीण ग्रामीण विकास, अर्थात जो भी कृषि ऋण वगैरह से संबंधित था, उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, वो सब इसमें दिया था। तो खुसरो समिति को छोड़कर बाकी 3 जो है केंद्र राज्य संबंध से ताल्लुक रखती है। तो कुछ उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 52 पंचायती राज से संबंधित है।
पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी समितियों का गठन सबसे पहले किया गया था? देखिए, ये इसका मतलब ये है कि पंचायती राज से संबंधित है सारी समिति। जिसको नाम याद नहीं है वो नाम याद कर लीजिए इनका, और सारी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा एक बलवंत राय मेहता समिति थी, वो तो पता ही है आपने। उनको पंचायत राज का शिल्पकार भी कहा जाता है, बलवंत राय मेहता। ये पूरा बलवंत मेहता भी लिख देता है कभी कभी, तो पूरा नाम याद कर लीजिए, बलवंत राय मेहता। और सबसे पहले इसी का गठन हुआ था, ये सबसे पुरानी थी। उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति। तो ये दोनों मेहता शुरू में थे, ऐसे याद कर लीजिए। अशोक मेहता समिति जो आई थी 1977 में, इसका गठन हुआ था। और उसके बाद आई थी GVK राव समिति, ये 1985 में थी, है ना। और फिर LM सिंह भी आई थी 86 में, इसके तुरंत बाद 1986। इसके अलावा थुंगन समिति भी याद रख, जो अच्छा ये लिखा हुआ है थुंगन समिति, ये आई थी यहाँ पर 1988 में। देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये आई थी ना। और इसके अलावा गाडगिल समिति भी शामिल है। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद रखने के लिए। पहली तीन तो आई जाएगी आपको याद। इसके BAG बैग होता है ना, थैला, ऐसे याद रख लीजिए। जैसे गांव में लोग थैला लेके घूमते हैं ना। तो बलवंत राय, अशोक मेहता और जी से ये GVK राव। तो ये तीन याद हो जाएंगी, बाकी फिर एग्जाम में आपका काम आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। 53 क्वेश्चन। भारत में संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन में की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। जी हाँ, पता है आपको। लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? ये भी है। तो ये कुछ स्टेटमेंट हो गया गलत हमारा। सही गलती कुछ पूछा है, सही पूछा है। दूसरा देखते हैं। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है। ये भी गलत हो गया। क्यों नहीं ले सकता है? देखिए, जब वो मंत्री बन सकता है, अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं भी है तो मंत्री बन सकता है, बशर्ते कि उसे 6 माह के अंदर अंदर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। अर्थात या तो लोकसभा का चुनाव लड़े या राज्यसभा में आ जाए चुनाव लड़के, या कैसे भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक वो 6 माह तक, तो उसका वैसे ही उसको हमने ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। तो भाई 6 माह तक ऐसे थोड़ा है कि उसे मंत्री बना देंगे और वो अपने घर बैठेगा 6 माह तक, कुछ करेगा नहीं। तो सदन की कार्रवाई में भाग लेगा, सारे काम भी करेगा जो मंत्री परिषद करती है। तो ये तो लॉजिकल सी चीज़ है। ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। तो क्या सही है? इसका उत्तर सही है, न तो एक न तो दो, दोनों ही गलत है। 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54 में क्या पूछ रहे हैं? दो कथन दिए हैं और इनमें से कौन सा ये सही बताने हैं, व्याख्या वगैरह जो भी है ये देखते हैं क्या है। यदि कोई सदस्य व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है। तो आपको पता होगा ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि 14 की बजाय 10 दिन का होता है। 14 दिन का तो वो नोटिस पीरियड होता है जो हम राज्यपाल वगैरह को देते हैं उनको हटाने से पहले, या इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको ना, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यहाँ होता है 10 दिन का। और अगर वो 10 दिन नहीं बताता है, मान लिया वो भूल गया या कुछ भी कारण है, 10 दिन में वो रिप्लाई नहीं करता है, तो उसकी क्या है? अगर वो लोकसभा का भी सदस्य है और राज्यसभा का भी है तो राज्यसभा का सीट जो है रिक्त मानी जाएगी, उसे केवल लोकसभा का मेंबर माना जाएगा। अगर वो पहले बता देता है कि नहीं मुझे तो राज्यसभा का रहना है, लिखित में दे देता है, तो फिर वो उसी सदन का रहेगा। तो ये 10 दिन है इसका, यहाँ पर ये गलत हो गया इसलिए। दूसरा कथन देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोहरी सदस्यता के मामले में स्पष्ट रूप से एक नियम निर्धारित किया गया। तो सही है, ये तो किया ही गया। 1951 के तहत ही किया गया ये आपको पता होगा ना। ये दो आए थे, एक 50 में आया था, एक 51 में आया था। तो पहला गलत और दूसरा सही। उत्तर क्या होगा इसका? जो भी है उत्तर देख लीजिए, पहला गलत दूसरा सही, डी हो गया। आगे चलते हैं 55 क्वेश्चन पे। ये देखिए क्या है। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक अर्थात ईस्ट, ये एक रिएक्टर है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर सीधा सीधा चाइना है। चाइना ही ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं। इसमें इन्होंने क्या था कि एक कृत्रिम सूर्य बनाया था जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए, कि देखते हैं चलता भी है कि नहीं। और इसका क्या है कि इसने जो है 1000 सेकंड तक जो है अधिक तक ये जलता रहा, 1000 सेकंड से भी अधिक। तो ये इसका रिकॉर्ड है, ये याद रख लीजिए। तो ये चीन का है, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। 56 क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
के वेतन और भत्ते कौन सा सही है, तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये तो गलत होगा भाई, राष्ट्रपति नहीं, संसद करता है ना, पता है आपको, संसद करती है। दूसरा क्या है, नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई भी अहितकारी परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि इनको जो है स्वायत्तता देने के लिए इसमें अहितकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अहितकारी मतलब जैसे कि इनकी तनख्वाह घटा दे, तो ये नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ा भी कौन सकती है, संसद, वो भी। तो ये भी गलत हो गया, ये परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता, संसद क्या किसी के द्वारा नहीं। दूसरा अगला देखते हैं, ये भारत के लोक लेखा पर भारित होते हैं, नहीं। पब्लिक अकाउंट तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ये मंत्रिपरिषद के अंडर में होता है ना, जबकि जो इस प्रकार के वेतन होते हैं ना, जो जो भी जैसे सीएजी का या इनका, तो ये होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं संचित निधि, संचित निधि। अच्छा, हाई कोर्ट के जो जो हाई कोर्ट के जो ये तो उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका जो भार होगा किस पे होगा, वेतन जाएगा उनका जो राज्य का कंसोलिडेटेड फंड है, राज्य की संचित निधि, जिस भी राज्य का है। मान लिया अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई है, तो जो यूपी का जो संचित निधि होगी उससे जाएगा। लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं, इनकी पेंशन जो है वो फिर केंद्र सरकार की संचित निधि से जाएगी। तो ये भी याद रख लेना। और अगर कोई कोई हाई कोर्ट के, जैसे आपको पता है ना, कुछ राज्यों में दो राज्यों का मिलकर एक हाई कोर्ट है ना, जैसे पंजाब और हरियाणा का क्या है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है ना, पंजाब और हरियाणा का दोनों का एक ही हाई कोर्ट है। तो वहाँ जो हाई कोर्ट होगा वो पंजाब और प्लस हरियाणा दोनों की जो संचित निधि होगी उनसे उनकी सैलरी जाएगी। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, आधी ये देगा, आधी ये देगा। और जैसे ये हाई कोर्ट में कोई भी जज रिटायर होता है, क्योंकि वो तो कहीं हाई कोर्ट में घूम के आता है ना भाई, आज इसमें तो पेंशन तो उनसे कोई मतलब नहीं है, पेंशन जाएगी फिर भारत की संचित निधि से। तो ये भी याद रखना है इसके साथ साथ। तो ये गलत, ये गलत, ये सही, ये हो गया, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति, वोहरा समिति, तनखा समिति, देखिए इसका तो नाम आपने सबने सुना होगा, चुनाव सुधार से संबंधित है ये, है ना, ये 1990 में आई थी। तो ये भी चुनाव से ही है और ये भी चुनाव से ही है। तो क्या पूछ रहे हैं, अच्छा ये किससे संबंधित है, तो निर्वाचन सुधारों से है, सीधा, आपको कुछ देखना ही नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि एक ही उससे आपको उत्तर का हिंट मिल जाता है, तो सीधा अपने आगे बढ़े फिर। 58वां देखिए, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, GEAPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें, यह परोपकारी संगठनों, बहुपक्षीय संस्थानों और निजी कंपनियों द्वारा गठित एक गठबंधन है। देखिए इस प्रकार के ना स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होते हैं, तो ये सही है। नहीं भी याद है, अगर तुक्का मारना है तो ऐसे जो 2-3 से मिलके होते हैं ना, वो ज़्यादातर सही होते हैं। PCS में तो ये 100% ज़्यादातर सही होते हैं, 99%। UPSC कभी कभी घुमा देता है। दूसरा क्या है, इसका लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 4 गीगाटन की कमी लाना है, तो ये भी सही है। ये बस आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो फैक्ट है दोस्तों, ये तो रटने पड़ेंगे सीधे ना, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ज़्यादा लॉजिक है नहीं। तो उत्तर हो गया C इसका। 59 देखते हैं, देखिए वीरता पुरस्कार के बारे में कुछ कथन है, बताने कौन सा सही है। ये रक्षा मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के पश्चात व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, नहीं। कौन देता है अंतिम स्वीकृति इनको, क्योंकि आपको पता होगा हमारी सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, सबसे चीफ कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी। तो ये अवार्ड भी भाई, जब कोई व्यक्ति सेना का भी हेड है तो उसी की मंजूरी दी जाएगी ना, तो राष्ट्रपति जी की फाइनल मंजूरी के बाद ये दिए जाते हैं। और आपको पता ही होगा ये ज़्यादातर क्या है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं। जो हमारे रिपब्लिक डे 15 अगस्त या 26 जनवरी को आप देखते होंगे ना कि इनको अशोक चक्र दिया गया, इनको परमवीर चक्र मिला, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। ऐसे अन्य नागरिक वीरता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है, भाई क्यों नहीं है, ये भी हैं। हमारी पैरामिलिट्री फोर्स जैसे होती है ना, केंद्रीय रिजर्व बल, प्रादेशिक सेना, ये सब भी इसके पात्र होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा गलत, पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा क्या हुआ, सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं, बिल्कुल दिए जा सकते हैं। तो सही है कौन सा, केवल 3। उत्तर हो गया इसका हमारा C। आगे चलते हैं 60वें क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं 60वें क्वेश्चन में क्या है। इसमें भी सही बताना है, 2 कथन दिए हैं मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में। क्या है, यह एक
संविधानेतर निकाय हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो ये सही है। ये क्या है भाई, ये जो है हमारे मंत्री जो जो हमारे मंत्री मंत्री जो होते हैं ना, मंत्रियों, ये मंत्रिमंडलीय समिति होती है संभालने, हमारे विदेश मंत्री है, राज्य मंत्री है या अन्य मंत्री है कैबिनेट के। तो किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए उन उन 4-5 मंत्रियों को लेकर एक समिति बना दी जाती है। मान लिया जैसे अभी अभी क्या है, ऊर्जा संकट आ रहा है, तो अगर अभी कोई समिति बनेगी तो कैसे बनेगी, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी होगा, विदेश मंत्री जी भी होंगे उसमें, है ना। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडलीय समिति होती है जिसमें मंत्री होते हैं। सभी मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा जो की जाती है, नहीं ये गलत है, देखिए, है ना। ये क्या है कि अगर किसी समिति का, मंत्रिमंडल समिति का में प्रधानमंत्री जी होंगे उसका हिस्सा, तो फिर तो अध्यक्ष वही रहेंगे, क्योंकि भाई सबसे बड़े वही हैं मंत्रिपरिषद के मुखिया। और अगर वे नहीं है तो फिर वो कोई भी मंत्री हो सकता है जो भी उसका सदस्य है। ये याद रख लिया आप, है ना। चलते हैं, तो क्या हुआ, पहला सही दूसरा गलत, तो इसमें सही पूछा है, उत्तर हो गया ए इसका। आगे चलते हैं। प्राय सुर्खियों में रहने वाली कोकबोरोक भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आप याद रख लीजिए, इसका अर्थ है त्रिपुरा, मतलब इसका उत्तर है त्रिपुरा। ये न्यूज में था एक्चुअली अभी। कोकबोरोक भाषा जो है ना, त्रिपुरा क्या कर रहा है, इसकी लैंग्वेज मैपिंग कर रहा है ना, क्योंकि ये थोड़ी अलग सी लैंग्वेज है। तो उनकी, जैसे हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं ऑनलाइन, इस प्रकार से उनकी मैपिंग कर रहे हैं पूरी, उसे संरक्षित करने के लिए। को का यहाँ अर्थ होता है मौखिक, क्योंकि मौखिक बोलते हैं ना, ये अभी लिखित में होगी नहीं इसलिए कर रहे होंगे, इसका अर्थ ही ये होगा मौखिक। और बोरोक का मतलब होता है लोग, मतलब नागरिक वहाँ के। तो ये मतलब नागरिकों की मौखिक भाषा है इसका अर्थ। तो याद रख लीजिए कोक बोरोक, है ना, त्रिपुरा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखते हैं, ये खिलौने के ऊपर बना है। आपको पता है आंध्रा वगैरह में ना लकड़ी के खिलौने बहुत फेमस है, उधर आंध्रा तमिलनाडु के साउथ के। तो ये आंध्रा वाले कारीगरों की बात कर रहे हैं, द्वारा बनाए जाने वाले पारंपरिक खिलौने हैं जो अंकुडू वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। अभी क्यों ये क्वेश्चन पूछा, देखिए 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी झांकी निकली थी। 400 वर्ष पुरानी शिल्पकला है, देखिए कितने दिनों से बन रहे हैं, 400 वर्षों से। तो ये खिलौना, किस खिलौने का वर्णन किया गया, ये पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इसका थोड़ा नाम कठिन सा है, याद कर लेना, एटी कोपाका, एटी कोपाका। तो ये बस याद करना है, ये कहाँ है, आंध्रा, ये भी याद कर लेना साथ साथ में। आगे चलते हैं। 63 क्वेश्चन, राज्य मंडल के सदस्यों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार पूछ रहे हैं कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए आपको पता होगा कि ये जो विधानसभा, जो अपनी लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, उनको भी विशेषाधिकार होते हैं। ऐसे राज्यसभा जो हमारी है, राज्य विधानसभा, तो उनके सदस्यों को भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। विशेषाधिकार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत, है ना, जो किसी इंडिविजुअल जो सदस्य है उसको दिया जाएगा, और एक सामूहिक होता है, पूरी जो सदन है उसको दिए जाते हैं। वो अधिकार पूरा सदन प्रयोग कर सकता है। तो सामूहिक पूछ रहे हैं, प्रदान किए जाते हैं। तो कौन कौन से है सामूहिक इसमें से, देखिए, उन्हें राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये नहीं है, ये सामूहिक नहीं है, ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, व्यक्तिगत, है ना। बी क्या है, वे राज्य विधानमंडल के सत्र में न्यायिक सेवा से मुक्त होते हैं। तो ये भी व्यक्तिगत हो गया, भाई एक एक के ऊपर एप्लीकेबल है ना ये। किसी सदन की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तो ये हो गया सामूहिक अधिकार। और राज्य विधानमंडल या उसकी समितियों में से उसके द्वारा कही गई किसी बात के दिए गए किसी मत के लिए कोई भी सदस्य न्यायालय में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये तो पता ही है आपको भाई, अगर वो कुछ भाषण दे रहा है तो कोई उस पर केस नहीं कर सकता कि जिसने ऐसा क्यों बोला सदन में, इसका अर्थ ये है। तो ये भी हो गया व्यक्तिगत। तो इसका उत्तर हो गया सी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं दोस्तों। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है। तो ये बताना है, तो इनमें से कोई एक शामिल नहीं होगा, बाकी इसमें शामिल होंगे, है ना। तो संसदों की अर्हता, ये संसद के जो सदस्य हैं उनकी अर्हता इसमें शामिल था। राजनीतिक दलों का निबंधन भी इसमें शामिल था, और चुनावी अपराध से जुड़े हुए भी इसमें प्रावधान किए गए थे। तो ये जो मतदाताओं की अर्हता, ये इसमें नहीं था, है ना। ये किस में था फिर, जो 1950 का जो अधिनियम है ये उसी में आ चुका था,
ये PRA लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। तो ये छोटा सा अंतर है, आप याद रख लेना इसको। इसके 1951 के जो प्रावधान है आप देख लेना एक बार, काफ़ी सारे प्रावधान है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। ये 3 प्रकार के प्रस्ताव दिए हैं, इनमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने पारित होने पर किसी मंत्री की निंदा हो सकती है। तो आपको पता होगा, बार बार सुनते हैं कि विशेषाधिकार हनन, अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, राहुल गांधी जी के खिलाफ भी कई बार आया था, ये किसी और के भी आता रहता, तो ये तो है ना। निंदा प्रस्ताव, इसका तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि भाई निंदा कर रहे हैं उसकी, उसने कुछ बोला होगा, तो ये 2 तो हैं। अच्छा, ध्यान आकर्षण, इसका देखिए ये इसके लिए नहीं, ये किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जब ध्यान आकर्षण करना हो उसके लिए समय चाहिए होता है बोलने के लिए, तो ये तब जो है ये प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। तो इसमें क्या है, कितने हो सकते हैं, 2, केवल 2, है ना। कौन कौन से 2 है, 2 और 3, ये याद रखना। 66 क्वेश्चन देखते हैं। नगर क्षेत्रीय समितियों के संदर्भ में ये कथन है, बताने हैं सही बताने हैं। तो क्या है, यह एक छोटे कस्बे में प्रशासन के लिए स्थापित शहरी निकाय है, बिल्कुल सही है। इससे संबंधित राज्य में एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है। देखिए, अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको ना, कि ये ना संवैधानिक निकाय के रूप में नहीं सोचना है भाई, ये सांविधिक है, क्योंकि ये जो अधिकार, ये जो राज्य विधानमंडल जो है, इनके लिए अधिनियम बनाकर ही इनका गठन करती है। तो जब राज्य किसी अधिनियम के तहत करेगा तो वो सांविधिक या सांविधिक निकाय हो जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो दोनों कथन सही है। 67वां देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, क्या है 67। विधान परिषद के संदर्भ में बताने, आपको पता ही है, विधानसभा और विधान परिषद 2 चीज़ें होती हैं। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में, कल भी बताया था आपको, यूपी और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्रा, है ना। ये बड़े आसान है याद रखने, ये ऐसे देखोगे ना भारत के मैप में अगर ये देखते हो आप, ये देखिए, ये भारत का मैप बना के मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ आपको, ऐसे याद करने की ट्रिक इसकी। देखिए, यूपी और बिहार दोनों साथ साथ हैं यहाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों साथ साथ हैं, और तेलंगाना आंध्रा तो पहले एक ही थे, तो ये दोनों साथ साथ है। तो ऐसे करके 6 आपको याद हो जाएंगे, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। तो आप भूलोगे नहीं इसको, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कितने राज्यों में है। पहले जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन फिर वो उसका तो अब वो तो क्या कर दिया, गायब भी हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया ना अब तो। अब वो जो है राज्य के रूप में नहीं रहा। तो देखते हैं क्या पूछे, स्टेटमेंट देखते हैं अपने। विधान परिषद के संदर्भ में कथन देखते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य में विधान निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। तो सही है भाई, ये तो वहीं का लोग होगा, तो वही तो चुना जाएगा निर्वाचक, मतलब जिसकी वहाँ वोट भी रजिस्टर्ड है, जो वोट डाल सकता है उस राज्य में। सही है। दूसरा क्या है, यह अच्छा, धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा 14 दिनों तक के भीतर वापस भेजा जाना होता है। तो ये सही है भाई। इसको क्या है, ये इसे अस्वीकार नहीं कर सकते ना, जैसे राज्यसभा नहीं कर सकते, उसको भी 14 दिन के अंदर भेजना होता है धन विधेयक लोकसभा को, और इसको भी ऐसे ही सेम राज्य स्तर पर भी ये नियम है। अब देखते हैं तीसरा कथन क्या है, विधान परिषद का सदस्य राज्य में मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। तो क्यों नहीं बन सकता है, बन सकता है। तो इसका उत्तर केवल 2 हो जाएंगे, मतलब 2 सही है, सही पूछा ना इसने। हाँ, तो ये देखिए भाई, जैसे प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का हो, या नहीं भी है तो भी बन सकते हैं, बस 6 महीने के अंदर किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। सेम रूल जो है मुख्यमंत्री के ऊपर भी लागू होता है, बस ऐसे याद रख लेना आपको, वो विधान परिषद का हो या विधानसभा का हो। इसमें नहीं बोला इसने, तो इसलिए गलत हो गया। चलते हैं आगे, 68 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सही नहीं है बताना, अच्छा ये ध्यान रखना, इसमें सही 2 कथन दिए हैं, सही नहीं है बताना। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में, मनी बिल जिसे बोलते हैं, उसके संदर्भ में बताना है। यदि राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं, तो ऐसे विचार के पश्चात भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। देखिए, अगर आपको नहीं भी याद है तो कॉमन सेंस लगाइए, ये गलत है भाई। जब इन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया, वो तो महामहिम है, इतने बड़े
पद पर है, तो जब वो अप्रूवल देंगे फिर इनकी क्या जरूरत बचेगी। तो सीधा ये गलत दिया हुआ है, इनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है राज्यपाल की, अगर वो राष्ट्रपति को बिल भेज देता है धन विधेयक। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक वापस नहीं कर सकता। तो ये सही है। देखिए, इसमें मंजूरी दे या रोके, है ना, लेकिन इसे वापस नहीं भेज सकते हैं, ये याद रखना है धन विधेयक को। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका सही नहीं है, तो पहले वाला सही नहीं है, उत्तर हो गया ए। आगे चलते हैं, 69 क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो है ना, उपराष्ट्रपति जी ने रिजाइन भी किया था और काफ़ी चर्चा में रहे जो धनखड़ जी थे, अपने जगदीप धनखड़ जी। तो इसको क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, क्या पूछ रहा है, कथन दिए हुए हैं और कितने कथन सही है ये पूछ रहा है इसमें ना। तो देखते हैं, संवैधानिक उपबंधों और सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करने का उनके पास अंतिम अधिकार है। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि राज्यसभा के भाई मेन तो हेड तो वही है ना, चेयरमैन, तो इन्हीं के पास अधिकार होगा। दूसरा देखते हैं, उनके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी मिसाल के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। तीसरा क्या है, राज्यसभा के सभापति को 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार होता है। तो घोषित करने का अधिकार नहीं है, मतलब होता है, या इसने नहीं दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। तो जैसे दल बदल अगर कोई है, उसके आधार पर भी वो क्या कर सकता है, अयोग्यता, यही तो फाइनल करेंगे सभापति जी। ये 10वीं अनुसूची आप याद रख लीजिए, ये पूछता है कई बार। 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी, 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना दल बदल के ऊपर रोक लगाई थी। आपने पता होगा, आयाराम गयाराम की एक कहावत थी, कोई हरियाणा के शायद वो एमएलए थे, एमएलए एमपी या नेता, वो एक ही दिन में 3-4 पार्टी उन्होंने बदल ली थी। पहले इस पार्टी में गए, फिर दूसरी पार्टी में गए, फिर तीसरी पार्टी में गए। तो इसलिए कहावत बनती है जब भी कोई एमएलए एमपी दल बदलता है कि आयाराम गयाराम। तो इसका उत्तर हो गया, कितने सही हैं, तो केवल 2 सही है। कौन सा, पहला एंड दूसरा, है ना, ये इसका उत्तर हो गया। देखते हैं 70th क्वेश्चन, 70वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए पात्रता पूछ रहा है भाई, क्या क्या होनी चाहिए राज्य विधानसभा का, है ना। देखिए, उम्मीदवार को संबंधित राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, तो ये तो जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ये तो आपको पता होगा, ये कितने होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। सेम ऐसे ही लोकसभा में भी 25 वर्ष है, ये आपको याद रखना होगा। 30 वर्ष जो है राज्यसभा में है और इधर विधान परिषद में होगी फिर, है ना। तो ये आपको याद रखिए। पंचायत में कितनी होती है, पंचायत का अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष होनी चाहिए। वोट देने की एज कितनी होती है अपने यहाँ, 18 वर्ष। तो ये सारी आयु आप याद रख लीजिए। प्रेसिडेंट कितना बनता है, प्रेसिडेंट की आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष कम से कम, ये याद रख लीजिए। और बताइए, हाई कोर्ट का जज के लिए कितनी मिनिमम आयु होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए अधिकतम होती है केवल 62 वर्ष। तो ये हो गया आपका, इसमें कौन सा सही है, केवल एक, इसका उत्तर हो गया ए। 71वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राजनीतिक दलों के संदर्भ में देखिए कथन, और क्या बताना है, कितने सही हैं ये बताना है ना। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निःशुल्क मतदाता सूची प्रदान की जाती है, बिल्कुल की जाएगी, इसके पैसे थोड़े लगेंगे। उन्हें उस दल के चुनाव चिन्ह का प्रयोग पूरे भारत में किया जा सकता है, बिल्कुल, जैसे आम आदमी पार्टी अपनी झाड़ू इधर भी दिल्ली में भी घुमा सकते हैं और केरल में भी वही चुनाव चिन्ह यूज कर सकते हैं। उन्हें अपने दल का कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होता है। देखिए कितने मजे की बात है, ये भी होता है ना। तो इसमें कितने लाभ प्राप्त होते हैं, 3 होते हैं, सभी तीनों। अब आपको थोड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन ये कार्यालय के लिए भूमि या भवन दिया जाता है। देखते हैं 72वां, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शामिल हैं। अच्छा, किस किस को विशेषाधिकार दिए जाते हैं राज्य विधानमंडल में, तो ये बताना है हमको। राज्यपाल को जी नहीं, परिषद के विधान परिषद के अध्यक्ष को हाँ,
विधानसभा के सदस्यों को बिल्कुल इनके लिए तो होते ही हैं ये मेनली, विधान परिषद के सदस्य को इनको भी दिए जाते हैं, और राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं बिल्कुल उनको भी देते हैं। कौन होते हैं, क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में, एडवोकेट जनरल। इनको भी, इनको क्या होता है देखिए, इनको सारी सुविधा वही मिलती है जो एमएलए एमपी को मिलती है। ये सदन की बैठक में भाग भी ले सकते हैं, विधानसभा में भी बोल भी सकते हैं, या विधान परिषद में बोल सकते हैं। तो मतदान का अधिकार नहीं होता, बाकी सब अधिकार इनको होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 3 4 5, ये उत्तर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की गई है। तो ये गलत है ना। दूसरा देखते हैं, देखिए राज्यसभा में नहीं होती है ये, आपको पता होगा ना कहाँ होती है ये सीट, ये होती है लोकसभा में। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा में ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, आरक्षित सीट पे तो लड़ेगा ही, इसके अलावा वो कहीं से भी लड़े, मना थोड़ा ही। जनरल सीट पे जैसे जनरल में फॉर्म कोई भी भर सकता है, वो अनरिजर्व कैटेगरी बोली जाती है ना। ओबीसी एससी एसटी अगर चाहे तो यूपीएससी का फॉर्म क्या कर सकता है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में भर सकता है। तो ऐसे ये भी बेचारे चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी लड़े, रोक टोक नहीं है। अब इनकी सीट पे आरक्षित पे कोई नहीं लड़ सकता, जो जिसके लिए रिजर्व है वो उसके ऊपर वही चुनाव लड़ेगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, किसी विशेष राज्य के राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का निर्वाचक होना चाहिए। देखिए राज्यसभा में जो है ना, ये कंडीशन नहीं होती है, तो ये गलत हो गया है। तो इसमें क्या हुआ, तीनों गलत हो गए। पहले देखिए क्या था, पहले ऐसी ही कंडीशन थी, लेकिन 2003 में ये समाप्त कर दी गई थी, याद रख लीजिए आप ना। तो वर्तमान में कंडीशन क्या है कि वो निर्वाचक हो नहीं भी हो लड़ सकता है चुनाव राज्यसभा का। तो उत्तर क्या होगा इसका, तीनों गलत, उत्तर हो गया डी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये परमाणु ऊर्जा आयोग के ऊपर है। क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया, इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। एईसी की स्थापना पहली बार 1948 में की गई थी। तो ये सही है, आज़ादी के तुरंत बाद कर दी थी। ये देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी सही है। आयोग के सदस्यों की कुल संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी। तो ये भी सही है। और परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। तो सही है, यही करेगा भाई, इसी का यही काम है। तो सभी चारों सही है, उत्तर हो गया इसका डी। आगे चलते हैं, 75 क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल के बारे में। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में ये कथन दिए हैं, सही बताने हैं। संसद ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित कर दिया है। तो ये तो पता ही होगा ना, अब कितना होता है, 6 वर्ष का होता है ना। और लोकसभा कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल। इसके 1/3 सदस्य हर वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये तो पता ही है, बड़ा बेसिक सा है ये। मतलब 1/3 जैसे हर साल होते रहेंगे, जो भी उसकी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, फिर चुनाव होंगे। 1/3 क्या है, सेवानिवृत्त हो गए, और फिर 1/3 के चुनाव होंगे। तो ये है हर दूसरे वर्ष। तो दोनों सही है, उत्तर इसका सी हो गया। 76वां देखते हैं, 11वीं सूची में पूछ रहा है क्या क्या शामिल है, ये बताना है। 11वीं सूची आपको पता होगा किससे रिलेटेड है ये जो है पंचायती राज के लिए 29 विषय दिए हुए हैं, 29 विषय। और 12वीं किससे है, वो नगर पालिका के लिए दिए हुए हैं, उसमें कितने हैं, 18 विषय। ये भी याद रख लीजिए, ये सीधा सीधा पूछता है कई बार। तो 29 विषय ये पूछ रहा है, इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसके अंदर क्या है, कृषि है, भूमि सुधार कार्यान्वयन ये भी है, ये क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ये भी है ना। और क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये भी पंचायत इसके विषय में शामिल है। और विवाह और विच्छेद देखिए ये नहीं है, ये भी कहाँ है, ये है हमारा समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची किसके, ये आपको समवर्ती सूची में है।
चलते हैं आगे। 77 विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत सरकार संचित निधि से धन आहरण नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल, क्योंकि जो उस पर ना अधिकार संसद का होता है। जब संसद वोट करेगी, विनियोग विधेयक पास होगा, तभी जो है मंत्रिपरिषद अर्थात जो सरकार होती है वो पैसा निकाल सकती है, अर्थात अन्यथा नहीं निकाल सकती है। और देखिए, अगर ये पारित नहीं होता है ना, तो इसका मतलब है कि सरकार गिर जाएगी। भाई, जब सरकार पैसे ही निकाल पाएगी, इसका मतलब अल्पमत में है सरकार। आगे देखिए, इसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, ये गलत है। इसे केवल लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है ना, क्योंकि आपको पता होगा भाई, प्रत्यक्ष रूप से हम किसे चुनते हैं? राज्यसभा को भारत के लोग थोड़े चुनते हैं। लोकसभा के जो हमारे एमपी होते हैं उनको तो प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो इसलिए जो भी महत्वपूर्ण काम होते हैं सारे लोकसभा में ही होते हैं। जैसे मनी बिल भी लोकसभा में तो पेश किया जाता है, तो इसे यहाँ किया जाता है। इसका मतलब क्या है? दोनों कथन नहीं, रोज ये गलत होगा। लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे केवल लोकसभा में किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा केवल एक, ए सही है। 78 देखते हैं। सुर्खियों में रहा ग्लेन रॉकेट क्या है? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्या है इसका? ये पहला ये नहीं है, दूसरा 3D प्रिंटेड ये भी नहीं है। ये जो हमारा है ब्लू ओरिजिन का एक रॉकेट है, इसलिए याद रखिए ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित किया गया है। ये एक प्रक्षेपण यान है ना। ये 2 चरणों वाला रॉकेट है, 320 फीट लंबा है, बस इतना याद रख लेना है। आगे चलते हैं। 79 छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। देखिए भाई, ये डिफेंस की चीज़ है, तो ये गृह मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्रालय के उसमें होते हैं। तो ये हो गया गलत पहला। दूसरा क्या है? छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये सही है। देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? सेना के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं ना, तीनों सेनाओं के। तो ये सही है। ये पहले वाला गलत है, दूसरा सही है। तो उत्तर हो गया 20 का। 80 देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में से कितनी में मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र होना आवश्यक हो जाता है? देखिए, अर्थात पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो बिल्कुल मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, अर्थात सरकार गिर जाएगी, है ना। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है। दूसरा क्या है? यदि सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, ये भी वही बात हुई। बिल्कुल भाई, जब कोई कार्य हमारी सरकार जो है, मंत्रिपरिषद जो चुनी हुई सरकार है वो कर रही है, वो इसलिए तो कर रही है क्योंकि वो बहुमत में है। अगर उनका बिल वगैरह इस प्रकार से जो मेन होते हैं, जैसे बजट अगर वो पास कराने जा रही है और नहीं करा पाती, तो भी सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव कोई पारित कर देता है विपक्ष और पास करा लेता है, तो भी सरकार गिर जाएगी। इसलिए ऐसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को अगर सदन अस्वीकार कर देता है, अर्थात अपोजिशन हावी है, तो सरकार गिर जाएगी, मतलब मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यदि लोकसभा सरकार द्वारा प्रस्तुत धन विधेयक को अस्वीकार कर देती है, तो ये भी सही होगा। भाई वही, जब धन विधेयक ही अस्वीकार हो जाएगा, लोकसभा में बिल गिर जाएगा, तो सीधी सी बात है सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये संविधान का मानना होता है। देखिए, राज्यसभा में आपको पता ही होगा, धन विधेयक का आपको पता होगा, राज्यसभा में क्या है? केवल 14 दिन तक उसे रोक सकती है ना, और अपनी अनुशंसाएं भी दे सकती है। अब ये लोकसभा के ऊपर है कि वो माने ना माने। इसके अलावा इसे सीमित शक्तियाँ हैं, बस इतनी ही शक्तियाँ होती है। ये इसे फेल नहीं कर सकती राज्यसभा, कोई संशोधन इसमें नहीं कर सकती है, बस केवल सुझाव दे सकती है। तो ये तीनों सही हो गए। उत्तर हो गया 80 का सी। 81 देखते हैं। पिनाका जो हमारी एक ज़बरदस्त रॉकेट लॉन्चर है, आपने देखा होगा इसका फोटो, के संदर्भ में कुछ कथन बताए हैं। पहली बार इसका उपयोग करगिल युद्ध के दौरान किया गया था, तो बिल्कुल सही है। पाकिस्तानियों के धुएं इसने कर दिए थे। कब हुआ था ये? 1999, ये याद रख लीजिए। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एक्चुअली क्या है, पिनाका के जो 2-3 वर्जन है, जो MK1 आया था उसकी रेंज थी मात्र 38 किलोमीटर। दूसरा जो उन्नत वर्जन आया था MK2, उसकी रेंज थी 60 किलोमीटर। और अभी
पिनाका MK1 की 60 थी, MK2 की थी 90। और अभी इसकी संभावित रेंज क्या है, भविष्य में जाएगा इसका 120 हो जाएगी। तो अभी 90 है मात्र ना, तो अभी 150 से तो काफ़ी दूर है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। इसका विकास DRDO ने किया था, तो इसका विकास DRDO ने किया था, ये सही है। तो इसमें बताना है केवल हमें सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, A। अच्छा, ये एक स्वदेशी प्रणाली है ना, ये आप याद रख लीजिए, स्वदेशी तोपखाना प्रणाली है ये पिनाका जो है, इसलिए इतनी चर्चा में भी आई है। आगे चलते हैं 82। अब देखिए, लोक अदालत कल भी क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त है, सही है, इसी के तहत इसका गठन किया गया था। लोकसभा का अधिनिर्णय बाध्यकारी नहीं होता और यह अपील योग्य है, ये गलत है। देखिए, इसका जो निर्णय होता है ना, बाध्यकारी होता है और इसको अपील भी नहीं कर सकते, इसके खिलाफ गैर अपीलीय होता है, अर्थात अपील नहीं कर सकते। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, लोक अदालत द्वारा दावे का आकलन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक विधियों का सख्ती से अनुप्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये सही है। ये देखा होगा ना आपने, क्योंकि ये ना थोड़ी लचीली होती है भाई, जिससे कि त्वरित निर्णय दिया जा सके, इसलिए तो इसका लोक अदालत बनाई, नहीं तो वैसी अदालत में चले जाएंगे। तो ये सख्ती से प्रयोग नहीं करती है, जल्दी जल्दी सुनवाई करती है, और मतलब कोशिश ही रहती है कि आपस में फटाफट मामले निपट जाए। तो इसका 1 और 3 सही है, मतलब कितने सही हैं, केवल 2 सही है इसमें, 1 और 3। ये रहा। ब्लू घोस्ट मिशन क्या है, देखिए ये भी, देखिए इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, कोई भाई कहीं सुना ही नहीं हमने, अगर इतना फेमस होता तो तुरंत न्यूज में रहता। तो ब्लू घोस्ट मिशन क्या है, ये लॉन्च किसके द्वारा किया, फाल्कन रॉकेट जो है, आपको पता ही होगा, फाल्कन स्पेसएक्स जो एलन मस्क की है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और ये एक जापान की जो कंपनी है, जैसे हमारी इसरो है, उनकी क्या है, आई स्पेस वहाँ की कंपनी है ये, उसके द्वारा ये एक लैंडर है, जैसे चंद्रमा पर जो लैंडर भेजा था ना हमने, उसी प्रकार का ये लैंडर है। और इसका उद्देश्य भी है कि चंद्रमा की सतह पर रोवर और लैंडर उतारना। तो ये इसका, ये पहले वाला गलत हो गया, अगर आई स्पेस लिखते तो ठीक था, और दूसरे वाला सही है। तो इसमें कितने सही है, केवल 2 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाकुंभ मेला आपको पता ही है, 44 वर्षों के बाद केवल प्रयागराज में होते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है, कुंभ मेले को 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। तो अमूर्त सांस्कृतिक यूनेस्को की मान्यता तो दी गई थी, लेकिन ये पहले ही दी जा चुकी थी, अभी 2023 में थोड़ा दी गई, ये 2017 में ही दी जा चुकी थी। अब ये कुंभ मेला आपको महाकुंभ से कन्फ्यूज नहीं होना, देखिए ना, आप याद रखिए क्योंकि पूछ भी सकते हैं। महाकुंभ क्या है, ये 144 वर्षों पर आता है मतलब, और इसका आयोजन क्या है, केवल और केवल प्रयागराज में किया जाता है। देखिए 8 प्रयागराज, तो हमारे लिए कितने गर्व की बात है, प्रयागराज यूपी के लोगों के लिए। कुंभ मेला आपको पता ही है 12 वर्षों पर आता है। कहाँ कहाँ होता है ये कुंभ मेला, आपको पता होगा, ये कहाँ है, शिप्रा नदी के तट पर जो उज्जैन है, उज्जैन में होता है। नासिक में होता है, नासिक कहाँ, गोदावरी के तट पर। प्रयागराज में होता है, यहाँ तो संगम है ही गंगा यमुना सरस्वती का, और इसके अलावा हरिद्वार में होता है। तो ये क्रम से होता है ना, 12 वर्षों वाला। और अर्धकुंभ भी है, इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला जो है, ये कितने पे होगा, तो ये सीधा सी बात है, ये 12 पे हो रहा है, तो ये 6 साल पर होगा। ये कहाँ होता है, ये केवल 2 स्थान पर होता है, ये भी याद रखिए आप, प्रयागराज और हरिद्वार, जो कि यूके में है। तो ये सारी चीज़ें महाकुंभ के बारे में, क्योंकि महाकुंभ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, और यूपीएससी क्या करता है कि 1-2 साल बाद क्वेश्चन जरूर पूछता है, अभी पुराना हो गया ना थोड़ा, तो पूछ सकता है। ईवीएम के बारे में पूछ रहा है, ये इसने स्टेटमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसका प्रयोग इसके स्थान पर किया जाता है, बैलेट पेपर के स्थान पर। तो स्टेटमेंट अननेसेसरी बड़ा होता है, कोई फायदा नहीं है। देखते हैं कथनों पर विचार कीजिए क्या वो बोल रहे हैं। इससे अवैध मतों की संभावना समाप्त हो जाती है, बिल्कुल भाई। अब जा करके इससे पहले पूरा वेरीफाई होता है, आधार और व्यक्ति प्रॉपर वोट डालते हैं, बूथ कैप्चरिंग थोड़ा ही होगा। इससे मतगणना की प्रक्रिया द्रुत अर्थात तेज हो जाती है, ये भी सही है। छपाई लागत कम हो जाती है, हाँ पहले कितने सारे बैलेट पेपर छपते थे, है ना, सभी के बैलेट पेपर छपेंगे, फिर वोट डालेंगे। अब क्या है, सीधा बटन दबाएंगे और हो जाएगा काम।
तो ईवीएम के लाभ है, बिल्कुल सही है, सभी तीनों ईवीएम के लाभ है। 86 ये क्या बोलता है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है। तो कौन करता है इनकी नियुक्ति, पता ही होगा आपको, सीधा राष्ट्रपति जी करते हैं, और अनुच्छेद 82 के तहत होती है ये। देखिए इसका अनुच्छेद याद करने की एक ट्रिक है। परिसीमन क्या करता है भाई, ये क्षेत्रों का काट छांट करता है ना, कि इधर से काटेगा, कुछ सीट इधर जोड़ देगा, इधर की सीट कुछ इधर जोड़ेगा, यही तो इसका काम है परिसीमन का। तो ऐसे मैंने याद कर लिया कि काट दो अर्थात 8(2) अर्थात अनुच्छेद 82। तो ये ट्रिक से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। 86। अब चलते हैं 87 क्वेश्चन। विधान परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये देखना है आपको। तो वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया, बताया था ना अभी 6, अब तो आपके भी रटे गए होंगे। कहाँ से ऊपर से चलिए, यूपी बिहार दोनों एक साथ, इधर आइए पश्चिम में महाराष्ट्र कर्नाटक, और फिर इधर आइए साउथ की तरफ जाए आंध्र और तेलंगाना। तो ये तीनों 2 2 2 6, तो पहला गलत। विधान परिषदों में कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य नहीं होता, अर्थात नामित सदस्य बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है भाई। इसमें क्या होता है, 5/6 तो चुनाव होता है और 1/6 राज्यपाल नामित करता है। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो 1/6 सदस्य तो नाम निर्दिष्ट ही होते हैं, तो ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। कैसा हो गया गलत, अभी क्या बताया, 5/6 होता है चुने जाते हैं, और उसमें भी क्या है, राज्य के लोग थोड़े प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, उसमें अलग अलग वो होते हैं। कुछ जो हैं चुने जाते हैं स्नातकों द्वारा, कुछ चुने जाते हैं शिक्षकों के द्वारा, और कुछ 1/3 चुने जाते हैं नगर पालिका के द्वारा, और 1 बाकी कुछ उसके द्वारा जो है ये क्या होते हैं, जो अपने बाकी राज्यपाल के द्वारा 1/6 जो होते हैं ये उसके साथ होते हैं। 1/3 जो विधानसभा सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं मिलकर ना, जो MLAs होते हैं हमारे। अब बचा रहा है ये लास्ट, ये सही होगा। विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या पर निर्भर करती है, तो ये सही है। इसकी क्या है, इसके लिए क्या नियम बनाया कि 40 से सदस्य कम नहीं होने चाहिए, है ना, ये मिनिमम इतने तो होने चाहिए, और अधिकतम 1/3 हो सकते हैं। मान लिया अगर किसी के यहाँ किसी राज्य में ये समझिए कि 600 सीट है, तो अधिकतम कितने होंगे 200 विधान परिषद के, और मिनिमम कितने होंगे 40। तो जैसे कि मान लिया अगर किसी में कम सीट है, मान लिया आप मान लो कि 60 सीट हैं, तो इसका 1/3 तो कितना हो जाएंगे 20। तो तब भी इस स्थिति में भी 40 होंगे कम से कम, क्योंकि कम से कम 40 और अधिकतम 1/3 उस राज्य की सीट के। यूपी में कितने हैं एक बार बता दीजिए, कमेंट करके देखते हैं कितने लोगों को याद है यूपी में कितनी सीटें हैं विधान परिषद की। बड़ा ही सीधा सा नंबर है, एकदम याद होगा आपको, बता दीजिए। 88 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत पंचायतों में सीटों में आरक्षण, आपको पता है जैसे 1/3 आरक्षण होता है ना महिला का, सबको पता ही है। तो बाकी और भी स्टेटमेंट दिए वो देखते हैं क्या है। आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती है। तो इसमें क्या है, एक सेकंड, सही नहीं है बताना है हमें, है ना, उस हिसाब से हम टिक करते चलेंगे। तो ये की जाती है, ये सही है। इसमें क्या है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीट में कम से कम 1/3 सीटें श्रेणी महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है, तो ये भी सही है। देखिए महिलाओं के लिए कुल 1/3 तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सामान्य में से होगा भाई। अगर OBC के लिए 50 सीट है तो उसमें से 1/3 महिलाओं की होगी, SC के लिए अगर 15 सीट है तो इसमें से भी 1/3 महिलाओं के लिए होगी। तो ऐसे सभी की 1/3 करके टोटल 1/3 आ जाती है। तो अनरिजर्व में भी 1/3 हो जाएगी, तो ये टोटल 1/3 आ जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। किसी राज्य का विधानमंडल पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी पंचायत में सीटों का आरक्षण प्रावधान कर सकते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। किसी राज्य का विधानमंडल
पिछड़े वर्गों के पक्ष में अर्थात ओबीसी के लिए में किसी भी पंचायत की सीट के आरक्षण की और प्रावधान कर सकता है, का कोई प्रावधान कर सकते हैं। हाँ, देखा होगा आपने, क्या होता है ओबीसी की ना, जब आप ग्राम पंचायत सुनते हैं ऐसे सुनते हैं कि यार इस बार ना हमारे यहाँ ओबीसी की सीट आ रही है ना, और कई बार वो हट जाती है, तो ऐसे वो घूमती रहती है। ये नहीं रहेगा कि एक गांव एक ग्राम पंचायत है उसमें हमेशा ओबीसी रिजर्व रहेगा, नहीं, ये रोटेट करते हैं, आज इसमें तो कल इसे हटा देंगे, दूसरे में भी आ सकता है, तो इस प्रकार से होता है। तो तीनों कथन सही है और इसमें पूछा है नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी गलत नहीं है। 89, पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यूपीएससी क्या करता है कि बिना मतलब में 1/6 सेकंड आपका खा जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत थोड़ा थी देने की, सीधा क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं बस बिना मतलब। चलो देखते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है, तो पता ही है आपको, बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है, उत्तर इसका सी हो जाएगा, इसमें कोई डिस्कशन नहीं करना, आगे चलते हैं। राज्य और संघ के कराधान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अर्थात जो कर लगाने की उनकी जो शक्तियाँ होती है राज्य की और केंद्र की अपनी अपनी, वो उसके संदर्भ में पूछ रहे हैं। संसद के पास अनन्य रूप से अर्थात एक्सक्लूसिव, अन्य रूप से क्या होता है, जब कोई शक्तियाँ केवल इसी प्राप्त है संसद को, दूसरे को किसी को नहीं है, तो संसद के पास अनन्य रूप से समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार होता है। देखिए भाई, समवर्ती है, उस समवर्ती सूची में तो राज्य का भी अधिकार है और केंद्र का भी है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, सीधा सी बात है। जब आप पढ़ते होंगे समवर्ती सूची पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, तो कानून कर लगाने का कानून भी हो सकता है, कोई अन्य कानून भी हो सकता है, तो इसलिए राज्य संसद के पास अनन्य रूप से नहीं है। अगर ये लिखता कि संसद के पास, ऐसे लिख देता समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध कर निर्धारण है, तो सही हो जाता, लेकिन अनन्य रूप से नहीं है भैया, राज्य के पास भी है। दूसरा देखिए, तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा देखिए, राज्य विधानसभाओं के पास तीनों सूचियों में से किसी में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गए विषयों के निर्धारण पर कर निर्धारण की शक्ति होती है। तो किसी भी सूची में उल्लेख, कौन कौन सी सूची होती है, केंद्र सूची पहली तो याद रखो, दूसरा क्या है, राज्य सूची है ना, और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। अब ये समझ गए आप, इस सूची में जो लिखा होगा जितने विषय हैं, केंद्र बनाएगा कानून, राज्य सूची में राज्य बनाएगा, समवर्ती पे दोनों बनाएंगे। अब ये कह रहे कोई ऐसा विषय है जो छूट गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो उसके ऊपर क्या है, राज्य विधानसभा कानून बना सकती है कर निर्धारण की, जी नहीं, इसमें कौन बनाएगा। देखो, जो छुट्टी हुई चीज़ें है वो तो हमेशा केंद्र के पक्ष में रहती है, उसमें इसे बोलते हैं अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट मतलब बची खुची जो विषय हैं वो इसमें आ जाते हैं अवशिष्ट सूची। ऐसे कोई सूची बनाई नहीं है, क्योंकि बनाएंगे कैसे जब वो याद ही नहीं है, वो विषय छूटे हैं तो बना थोड़ा ही देंगे, अगर छूटेंगे तो वो इधर कहीं फिट कर ही देगा कोई ना कोई, तो उस पर केवल केंद्र सरकार बना सकती है, तो ये भी गलत हो गया। तो 90 का उत्तर हो गया डी, न तो 1 सही है न 2 सही है। 91 देखते हैं, संसद सत्र के सत्रावसान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या है, सत्रावसान से लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयक प्रभावित नहीं होते हैं, जी नहीं। सत्रावसान क्या होता है, जैसे आपको पता होगा ना, बजट सत्र होता है, शीत सत्र होता है, विंटर सेशन बोलते हैं, है ना, ग्रीष्म होता है, इस प्रकार से सत्र होता है ना। तो भाई अगर ये एक सत्र बंद हो रहा है तो आगे तो मिलेगी ना, लोकसभा भंग थोड़ा ही होगी, केवल सत्र ही तो गया कि मतलब एक किस्म से उनकी छुट्टी हुई है कि चलो अभी फिर मिलते हैं थोड़े दिन बाद। तो अगर ये सत्रावसान होता है तो कोई लंबित विधेयक है वो प्रभावित नहीं होते ना, नहीं होते हैं, क्योंकि वो अगले सत्र में उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। कोई बिल अभी आया मान लिया, है ना, लेकिन वो पास वास नहीं हो पाया, लंबित है अभी, छुट्टियाँ पड़ेगी, फिर अगले सेशन में मिलेंगे बजट सत्र में, तो तब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ये प्रभावित नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है, और हमें वो सही नहीं है बताना है। दूसरा क्या है, सामान्य तौर पर सदन का पीठासीन अधिकारी सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। कौन करते हैं, देखिए ये नहीं करते हैं, ये करते हैं हमारे मतलब जो राष्ट्रपति होंगे, है ना, राष्ट्रपति महोदय सदन को आहूत भी यही करते हैं, और सत्रावसान की अधिसूचना भी राष्ट्रपति ही जारी करता है। तो
लंबित नोटिस, अब ये गलत होगा, ये पूछ रहा है तो बाकी दोनों सही होंगे, पढ़ लीजिए फिर भी। लंबित नोटिस सत्रावसान पर व्यापगत हो जाते हैं, किनको छोड़कर जो विधेयक पेश करने से हैं, तो ये भी सही है। जैसे आलतू फालतू के नोटिस है ना, वो हट जाएंगे, क्योंकि उस सत्र में दिए होंगे, पता नहीं कितने नोटिस दिए होंगे, अगले में फिर से आएंगे वो। लेकिन भाई जो बिल, तो एक बिल बनाना तो मेन काम है इनका, उसके संबंध में जो नोटिस होगा वो नहीं हटेगा, बाकी सब नोटिस खारिज हो जाएंगे एक किस्म से, वही अपगत लैप्स हो जाएंगे। अब भारत का राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का सत्रावसान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये भी सही है। तो उत्तर हो गया 20 का। आगे देखते हैं 92 क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, ये होता है यूनियन टेरिटरीज है ना, किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों के द्वारा, बिल्कुल सही है। आप देखते होंगे दिल्ली में सांसद चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं दिल्ली का, लोकसभा में सीटें होती है ना, तो ये हो गया। आगे चलते हैं 93 देखते हैं। 93 देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ये हटा देते हैं पहले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है। नियुक्ति के समय एक केंद्रीय मंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए, देखिए कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं हम। क्यों होगा? नहीं होगा, बाद में 6 महीने का टाइम मिलता है, तब हो सकते हैं आराम से। संसद केंद्रीय मंत्री को हटाने के संबंध में विवरण प्रदान करता है, संविधान केंद्रीय मंत्रियों को हटाने के संबंध में विवरण प्रस्तुत करता है, हाँ बिल्कुल करता है। अनुच्छेद जो 75 का जो सेकंड पार्ट है, ये तो काम करता है। ये क्या है दिया हुआ है इसमें, कि जो भी मंत्री है हमारे, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री तक, है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, अर्थात उसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं, उनकी राष्ट्रपति की, तब तक भी मंत्री बन रहते हैं। और जैसे किसी मंत्री को त्याग पत्र दिलाना है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से सिफारिश करते हैं। अगर वो मंत्री नहीं देता है तो फिर उनको बर्खास्त करने की भी सलाह दे सकते हैं। तो ये हटाने का जो संबंध प्रॉपर दिया गया है संविधान में, तो ये विवरण दिया हुआ है अनुच्छेद 75 में, या 75(2) बोलिए पूरा पार्ट 2 में। तो इसका क्या हुआ? उत्तर सही है, केवल 2 सही है। आगे चलते हैं 94 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में, परिषद के देखिए फिर से आ गया, जो बताया था क्या है, कुल सदस्यों का छठा हिस्सा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो ये गलत हो गया। ये कितना होता है? ये याद रख लीजिए आप, 1/3 होता है। जो स्थानीय निकाय होते हैं ना, 1/3 वो करते हैं। आगे देखते हैं, कुल सदस्यों का 12वां हिस्सा स्नातकों द्वारा, अर्थात 1/12 बोल रहा है, ये निर्वाचित किया जो कम से कम 3 वर्ष से राज्य में रह रहे हो, हाँ तो ये भी सही है, तो ये भी सही है, और ये गलत हो गया पहला। तीसरा देखते हैं, 1/3 सदस्य उस विशेष राज्य के लोकसभा सदस्य सांसदों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो नहीं, लोकसभा नहीं, ये उस राज्य के जो विधानसभा के सदस्य, अर्थात MLA जो होते हैं, MLA में चुनते हैं, MP नहीं चुनते हैं, है ना, ये याद रखना है। तो ये गलत हो गया, ये कथन गलत दिया है उन्होंने। तो कौन से कितने सही हैं? तो इसमें से केवल एक सही है। कौन से वाला सही है? जो हमारा दूसरे वाला है, ये सही है। तो इसका उत्तर ये हो गया। ये उत्तर दोस्तों टेस्ट सीरीज में गलत दिया है, देख लेना आप, बट इसका उत्तर यही सही जो बताया गया है आपको ना। उन्होंने D दिया है, जबकि D नहीं है इसका उत्तर ना, क्योंकि ये तो सही है, आप देख लीजिए, ये कंडीशन सही है, उन्होंने ये भी गलत मानी है। चलो आगे चलते हैं, अभी जल्दी से 95 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम, 5 मिनट और लगेगी, अभी जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में विधानसभाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की समानता प्रत्यक्ष संविधान द्वारा आदेशित है, तो ये सही है बिल्कुल। भाई बताया ना कि प्रत्येक 10 लाख पर एक जो है सीट निर्धारित की जाएगी, तो इसी प्रकार से यूपी की 80 हैं, बाकी सब राज्यों की कुछ कुछ दी है ना, तो ये समानता के सिद्धांत को ही करने की कोशिश की गई है। हालांकि USA में क्या होता है, वहाँ राज्यवार सीट हुई है, 50 राज्य है तो सबको बराबर में सीट दे दी गई, वहाँ जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए, 105वें संविधान संशोधन नियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। देखिए पहले 2 आंग्ल भारतीय होते थे, उनका आरक्षण था, लेकिन वो समाप्त कर दिया गया 2019
में कब, लेकिन इस अधिनियम के नहीं, ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम था। चलो, और ये जो है अनुच्छेद 170 में दिया है, ये भी याद कर लेना आप, ठीक है। आगे देखते हैं 96। उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या पात्रताएं हैं, ये समझिए। मिनिमम आयु गलत भाई, इसकी तो मिनिमम कुछ है ही नहीं, अधिकतम बस 62 होती है ना, तो ये आप याद रख लीजिए। उसके अलावा क्या है, उच्च न्यायालय ऐसे किसी उच्च न्यायालय किसी हाई कोर्ट का या ऐसे एक से अधिक हाई कोर्ट का लगातार कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये सही है, 5 वर्ष, अगर वो किसी भी हाई कोर्ट में एक में या दो में, तो क्योंकि ट्रांसफ़र होते रहते हैं, 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश है तो ठीक है, ये उसकी पात्रता में शामिल है। तीसरा है किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट वकील होना चाहिए। तो ये 10 वर्ष के लिए वकील होना चाहिए, 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, ये आप याद कर लीजिए बस सीधा। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 2 और 3 कथन सही है, एक गलत है। लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में देखिए, अभी कौन है, ओम बिरला जी। अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के सदस्य होने के नाते अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद वे विधान से बचने के लिए अपना पद रिक्त करता है, नहीं करता है। हमारे यहाँ नहीं करते हैं, ब्रिटेन में करते हैं केवल, है ना। वे त्याग पत्र देते हैं पार्टी से अपनी निष्पक्ष रहने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी से त्याग पत्र नहीं देते हैं, देना जरूरी नहीं है। मतलब निर्वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के सत्र के बाद अगले अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करता है, जी नहीं। देखिए ये कौन करते हैं, ऐसे काम सारे राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति जी। और हाँ, अगर जैसे लोकसभा भंग हो जाती है, जो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए वाले नहीं चुने जाते हैं, ये याद रखना है आपको। जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं होती है तब तक वो अपना पद रिक्त नहीं करेगा। और जैसे पहली बैठक होगी, है ना, वो में जो पुरानी लोकसभा अध्यक्ष है वो हट जाएंगे। वहाँ क्या होता है, एक जो भी उनमें प्रो टाइम स्पीकर बना देते हैं एक अध्यक्ष चुनने के लिए और शपथ दिलाने के लिए। प्रो टाइम जो है, प्रो टाइम स्पीकर जो होता है जनरली सबसे जो बड़ा होता है एज में, उसे बना देते हैं, सीनियर जो होते हैं। तो ये अनुच्छेद कौन से में, ये भी याद कर लीजिए, 94 में दिया है ये। अब चलते हैं 98 क्वेश्चन समाप्ति की ओर। क्या है, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम गठन बड़े शहरों में होता है, तो पता ही होगा यूपी में 17 नगर निगम है। अगर छोटे में भी होता तो 75 जिले हर जगह हो जाता, तो बड़े शहरों में होता है, जैसे कि ये ठीक है, तो ये सही है। राज्य के सभी नगर निगम के लिए एक समान अधिनियम है, जी नहीं, अलग अलग अधिनियम हो सकते हैं। नगर निगम में 3 प्राधिकरण अर्थात परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो गया, कोई 2 सही है, ये केवल 2 सही है। कौन सा, 1 और 3, ये हो गया इसका उत्तर। 99 देखते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की भूमिका के संदर्भ में कथन बताएं, विचार करना है। मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने के अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। मुख्यमंत्री की मृत्यु के होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, तो ये भी सही है। तो क्या हो गया इसका, सही है दोनों, सी हो गया। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, आप लाइक ज़रूर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि CSET का वीडियो बना जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों, अब ये देखो मंत्रिमंडल समिति हमने पहले भी जिक्र किया है इसका, कौन होते हैं इसमें, सारे मंत्री होते हैं, आलतू फालतू इधर उधर कोई नहीं होगा, केवल मंत्री साहब। इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय स्वतः ही मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं, जी नहीं। देखिए समिति की ना, ज़्यादातर समितियों की क्या होती है, सलाहकारी भूमिका होती है, वो सलाह देती है, उनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, तो इसके भी क्यों होगा। दूसरा, केवल कैबिनेट मंत्री इन मंत्रियों के सदस्यों के लिए अर्ह होते हैं, अर्थात वही इसमें सदस्य बन सकते हैं, तो ये गलत है। क्या होता है, जनरली कोई कैबिनेट मिनिस्टर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो बनते तो वही हैं ज़्यादातर, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, अन्य जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा है वो भी बन सकते हैं, है ना। और इनकी अध्यक्षता बताई थी आपको, ज़्यादातर क्या है, अगर प्रधानमंत्री जी सदस्य मंत्रिमंडलीय समिति में है हमारे PM साहब, तो वो बनेंगे, नहीं तो इसके अलावा गृह मंत्री या राज्य कैबिनेट मंत्री जो भी बन सकता है, वित्त मंत्री जो भी होता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही बनेंगे।
ये समितियाँ क्या करती हैं ये भी समझ लीजिए आप, क्योंकि मेंस में काम आएगा। ये समितियाँ क्या करते हैं, जनरली मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेती है और मंत्रिमंडल द्वारा इनकी समीक्षा की जाती है, जिनकी समीक्षा मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ये सवते बाध्यकारी ये गलत था और ये केवल ही ये भी गलत था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, न तो एक न तो दो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सी सेट का अगला वीडियो बनाते हैं। कम से कम आपका 33% करना होता है, हम ऐसा करा देंगे उसमें कि आपके 50% मार्क्स आ जाए आराम से, क्योंकि जो है अनसीन पैरा जो पैराग्राफ वगैरह होते हैं, परिच्छेद परिच्छेद तो अच्छे से करा दिए जाएंगे। इसके अलावा भी रीजनिंग वगैरह करा दी जाएगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए।